ईरान अमेरिका की जंग से जहां हर बंदा परेशान है, वहीं सूरत हाल ताज़ा तरीन ये है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने टेलीफोन पे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से गुफ्तगू की। और फिर आज प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ये भी दावा किया गया है कि ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है और ये कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात को जारी रखना चाहता है। ईरान से मुज़ाकरात के लिए हम भी तैयार हैं, यानी अमेरिका ने भी उस हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप के दावे के मुताबिक ये कहा है कि वो भी मुज़ाकरात को तैयार हैं। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए ख़ास तौर पर आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है जावेद मलिक साहब को, जो कि ना सिर्फ साबिक सफ़ीर हैं बल्कि बैनुल अक़वामी अमूर पे अपनी दस्तरस भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने टाइम दिया। सर, ये फरमाइएगा कि ये जो सारी सूरत हाल है, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप का ये दावा कि ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की है और वो इस पे तैयार भी हैं? जी, इमरान भाई, अस्सलाम वालेकुम आपको भी, देखने वालों को भी। देखिए, मैं समझता हूं कि अनफॉर्चुनेटली जो पिछले 3-4 दिनों में हमने देखा कि एमओयू के बावजूद दोनों अतराफ की तरफ से कशीदगी में इजाफा हुआ, तो उससे तो हमें काफ़ी तशवीश थी, आपको भी होगी। पूरी दुनिया ऑब्वियसली पिछले कुछ महीनों से इसी के अंदर जो है वो फोकस किए हुए है। तो एक तशवीशनाक चीज़ उभर रही थी। ईरान ने, आपको याद होगा, वहाँ पे जो शिप्स जा रही थी, इवन वो सिविलियन शिप्स थी जिनके ऊपर तेल जा रहा था, उसमें एक थाईलैंड की शिप थी, एक कतर की शिप थी। उनको जब टारगेट कर दिया, फिर बहरीन पर, कुवैत पर और इवन जॉर्डन पर हमले किए, तो काफ़ी उससे लगा कि अब सूरत हाल जो है वो कहीं कशीदगी की तरफ ना बढ़ जाए। ऑफ कोर्स अमेरिका एक सुपर पावर है, यकीनन जब इस तरह के हमले होंगे तो उन्होंने भी आगे से फिर रिस्पॉन्स किया। लेकिन ऑब्वियसली जंग तो किसी हालत में भी सही नहीं होती, लेकिन एक चीज़ जो किसी हद तक आप उसको कह सकते हैं कि किसी हद तक वो हमने उस पर सेटिस्फेक्शन का इजहार किया कि वो किसी ऐसे टारगेट पे नहीं उन्होंने किया, बल्कि लॉजिस्टिक्स पे ही अटैक किया, जो कि उनके पोर्ट्स पे किया, गालिबन चार बहार पे। वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कुछ कशीदगी की मिसट्रस्ट इतना ज्यादा है दोनों अतराफ के दरमियान कि जरा सी बात के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं कि मामला जो बिगड़ सकते हैं। तो अभी आपकी जो मैंने बात सुनी, मैं देख रहा था कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं इस हवाले से कि इनके दरमियान बातचीत दोबारा से शुरू होने के जो शेड्यूल था, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे जो उनका फ्यूनरल चल रहा है तो उसके बाद ही होना था। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि वो मुज़ाकरात का अमल जो है वो नहीं टूटेगा, क्योंकि तो मलिक साहब पाकिस्तान की बहुत। जी। मलिक साहब, जी। जी। पाकिस्तान और कतर जो हैं वो तो दोनों इस बात की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात दोबारा बहाल हो जाएं, और कतरी वफद तो जी। इस वक्त तेहरान में मौजूद भी है। आप क्या समझते हैं कि पहले भी पाकिस्तान की ख़ास तौर पर जिन कोशिशों का आपने जिक्र भी किया ये हुआ, तो अब ये जो नई कोशिशें हैं पाकिस्तान की और कतर की, ये कितनी बारावर साबित होंगी? देखिए, मेरी नज़र में तो इमरान भाई, पाकिस्तान की जो सिंसेरिटी है, पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं, बिलखुसूस फील्ड मार्शल साहब की, वो तो उनकी तो पूरी दुनिया कायल है। आप चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप को देखें, चाहे आप यूरोपियन रहनुमाओं को देखें, चाहे आप इस्लामी दुनिया के रहनुमाओं को देखें, अर्दोगान को देखें जो हमारे तुर्की के हैं, गल्फ ममालिक के लोगों को देख लीजिए, हर तरफ से पाकिस्तान की सिंसेरिटी पे तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन का इजहार किया जा रहा है। और इसके बाद अब कतर भी ऑब्वियसली एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। स्विट्जरलैंड में आपने देखा कि कतर के वजीर आजम खुद आए हुए थे वहां पे, हमारे वजीर आजम भी थे, जेडी वैंस भी थे उनके वाइस प्रेसिडेंट, और ईरानी डेलीगेशन भी था। तो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया इसमें किसी न किसी अंदाज में, मैं और आप भी, क्योंकि 4 महीनों से इसको रिपोर्ट करते हुए हम ऑब्वियसली इन्वेस्टेड हैं इस प्रोसेस में, सब लोग ये समझते हैं कि इतनी तवील मुज़ाकरात के बाद जब एमओयू सामने आया है तो वो एक लाहे अमल का तयन करता है कि 60 दिन के अंदर बाकी जो अनरिजॉल्व इशू हैं उनको भी रिजॉल्व कर लिया जाए। आपको पता है कि इसमें एक इशू लेबनान का भी था। लेबनान में भी कुछ ऑब्वियसली पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। हमने देखा कि वहां पे भी जो इवन फ़लस्तीन के अंदर हमने देखा कि जो वहाँ पे गैर मसल्ला हो रहे हैं, जो हिजबुल्लाह और हमास की तरफ से भी बात की गई। इस तरह से फिर जो बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से कहा गया कि लेबनान के अंदर भी अगर इसराइल अपने जो उसके बॉर्डर्स हैं उसके अंदर जाता है तो वहाँ पे भी जो हिजबुल्लाह है वो भी किसी हद तक अपनी कार्रवाइयों को रोकेगी। तो ये एक तरह से पेशकदमी जो हो रही थी ये मुस्बत डायरेक्शंस में हो रही थी। इस तमाम खित्ते का जो देरपा अमन है उसके लिए ज़रूरी है कि ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ ये जो
हमास, हिजबुल्ला, हुतीज ये हैं, इनको भी एड्रेस किया जाए। तो मेरी नज़र में तो वो तमाम फाइल्स जो थी उनको राइट जगह पे रख के उस पर बात हो रही थी। ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए इसने उनको डीरेल करने की नाकाम कोशिश थी। मुझे लगता है अल्लाह करेगा कि ऐसा नहीं होगा, और जो मज़ाकराती अमल है, जो डायलॉग का रास्ता है, उस पर ही चलेंगे अच्छा सब लोग, मलिक क्योंकि साहब, देखिए इस खित्ते में। जी मलिक साहब, इसराइली जनाब। इंटेलिजेंस जो है उसने ये दावा किया है कि ईरान जो है उसने सदर ट्रंप के कत्ल की साजिश की है। और इससे पहले आपके इल्म में है कि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद भी इस तरह का खदशा जाहिर कर चुके हैं। तो क्या वाकई ही प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं ईरान का हदफ नंबर 1 बन चुके हैं, या इसराइल सिर्फ माहौल को गरमाने के लिए और अमन की कोशिशों को ख़राब करने के लिए इस तरह की बेपड़की उड़ा रहा है? देखिए, जब कभी भी इतनी हाई हाई इंटेंसिटी की कॉन्फ्लिक्ट आपको नजर आए दुनिया में, ऑब्वियसली ये अगर जंग पाकिस्तान की काबिशों से रुकती ना, तो ये एक तीसरी जंग अजीम बन सकती थी। यानी इसमें कोई वो नहीं है कि हम इसको बिल्कुल कोई वैसे बात कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे मुज़मरात हैं जो कि अगर ये कंटिन्यू करती तो ये बन सकती थी। इस तरह से आपने देखा कि इसराइल जो है वो इस खित्ते में उसका एक किरदार तो है, उसको आप स्पॉइलर कहें जो भी कहें, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जो बात कह रहे हों ये बिल्कुल ही बेपर की उड़ाई हो सकता है उनके पास कोई ऐसी रिपोर्ट जरूर होगी, क्योंकि आप अगर देखें कि अमेरिका की तरफ से भी इसका इज़हार किया गया है कि वो कंसर्न है। और वैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो तो उनकी सिक्योरिटी तो वैसे भी बहुत टाइट होती है, वो हमेशा ही किसी न किसी अंदाज में क्योंकि दुनिया की एक वाहिद सुपर पावर है उनकी, दुनिया में तकरीबन 58 या 60 जगह पर उनकी जो है वो बेसिस मौजूद हैं दुनिया में, तो उनको थ्रेट तो रहती है। मुझे लगता है कि कभी कभी उसको जरा ज्यादा उजागर कर दिया जाता है, क्योंकि जो इसे कहते हैं जंग के अंदर हीट को बरकरार रखने के लिए कोई ना कोई जो बातें वो जरूर की जाती हैं। लेकिन अगर हमारा फोकस उस एमओयू पे रहे और उस मज़ाकराती अमल पे रहे, तो मैं समझता हूँ इन मसलों का हल तलाश किया जा सकता है। यानी बहुत मुश्किल सर, और सर आप पेचीदा कॉन्फ्लिक्ट सर है। आप मसलों के जी हल की बात करते हैं, लेकिन इसराइली वजीर दिफा तो ये दावा कर रहे हैं कि हम यमन से ईरान पे हमला कर सकते हैं। जी देखिए, इसराइल का जो है अपना एक नुक्ता नज़र होगा, ये बिल्कुल हकीकत है। लेकिन देखिए, अगर आप देखें उसका दूसरा रुख, तो आपने देखा कि जो बोर्ड ऑफ पीस तश्कील दिया गया उसके बाद जब हमने देखा कि फ़लस्तीनियों के मसले को हल करने की भी उसमें बात की गई है, और फ़लस्तीनी इश्यूज आप जानते हैं उसमें एक बहुत बड़ी वजह यह भी थी कि कुछ हिस्सा जो था वो हमास, यानी वहाँ पे आप जानते हैं कि फ़लस्तीन की जो अथॉरिटी है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, जो कि एक ऑफिशियल गवर्नमेंट कह सकते हैं आप उसको, उसका कंट्रोल कुछ हिस्से पे है फ़लस्तीन के, और कुछ हिस्सा जो है वो हमास के कंट्रोल में था। और नतीजतन एक क्योंकि डिवीजन थी फ़लस्तीनियों के अंदर, तो ये इशू जो था ये रिजॉल्व होने के लिए दुश्वारी का एक बायस था। तो अब हमने देखा कि हमास ने कहा कि वो भी डिसआर्म होंगे, और अगर एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जेर साया वो आ जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि खित्ते में जो ये यंगस्टर्स जो हैं हथियार उठाते हैं, वो इसलिए भी उठाते हैं कि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, इनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होती, उनके पास कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी नहीं होती, वहां पे लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं है। तो अगर आप उनको इनकरेज करें कि आपस में एक तरह से यूनिटी डेवलप हो जाए, और इसराइल को भी ये कहा जाए कि वो अपने खित्ते जो उसको एक 2 स्टेट सोल्यूशन के तहत ऑस्लो अकॉर्ड में जो उसकी बाउंड्री दी गई थी उसके अंदर रहे, वो तजावुजात ना करे, तो इस मसले का हल तलाश किया जा सकता है। क्योंकि ये ऑब्वियसली अल्टीमेटली तो एक ऐसा इशू है जिसको एड्रेस करना जब तक आप नहीं करेंगे तो इस खित्ते में देर पा अमन मुमकिन नहीं है। तो जब ये एमओयू हुआ तो उसके फौरन बाद 2 अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई थी। एक तो हमने देखा कि लेबनान के अंदर भी सीज फायर की बात की गई, दूसरा फिर हमने देखा कि हमास ने कहा कि वो भी डिसआर्म होंगे। तो ये तो पॉजिटिव एलिमेंट डेवलपमेंट्स थी। फिर ये जो वाकयात हो गए हमले कुछ टैंकर्स के ऊपर, अगर ये ना होते तो जितने भी इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव मुबस्सिरीन हैं वो ये समझ रहे थे कि ये मामला सही सिमत की तरफ बढ़ रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो अभी भी उस सिमत में बढ़ेंगे।